यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। सरकार को ये लगता है नौकरी न देना पड़े, सिर्फ एक दिखावा कर दो कि हाँ हमने तो कंपटीशन कराया, पेपर लीक हो गया और उसको हाई कोर्ट वगैरह से स्टे करवा दिया जाए। तो उम्मीद की थी उसके लिए आरएसएस के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप आइए, आप जैसे लोगों को पार्टी की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे वो वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिला और 6 राउंड तक हम आगे रहे। बाद में धीरे काउंटिंग कैसे जो है हमारे 12,000 वोट खराब निकले, उसमें सारे हमारे ही थे। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से चुनाव जीता गया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिससे में जो है प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। इस वक्त हमारे साथ एसपी सिंह पटेल हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रतापगढ़ से लोकसभा का उम्मीदवार सपा ने बनाया है, वहाँ कुछ क्या विकास करेंगे, क्या मुद्दे होंगे उनके, तमाम बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे। सर, ये बताइए, आपको समाजवादी पार्टी ने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है कैंडिडेट घोषित किया है जी। प्रतापगढ़ से, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और प्रतापगढ़ जैसे पिछड़े जिले के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी का। और उम्मीद है हम लोग गठबंधन में भी होंगे इंडिया के, तो हम लोग जो है मिलके चुनाव लड़ेंगे और वहाँ के जो भी मुद्दे हैं उन पर सब पर जो है काम किया जाएगा। लोग अब विशेष रूप से जो शैक्षिक जो हमारा विज़न है, उस पर विशेष रूप से काम करेंगे कि प्रतापगढ़ जो है शैक्षिक रूप से अन्य जनपदों की तुलना में काफ़ी पीछे है, तो उस पर भी काम किया जाएगा। और विकास के जो भी मुद्दे हैं और वहाँ की जो एक सबसे बड़ी समस्या है आंवला की, तो आंवला का उत्पादन धीरे-धीरे घट रहा है, किसानों को इनकम नहीं हो पा रही है, तो उस पर भी कुछ काम किया जाएगा यदि मैं चुना जाता हूँ। आप जो है ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हैं, समाज सेवक भी हैं। तो शिक्षा की बात करें, आप कह रहे हैं कि अगर आप सांसद वहाँ से चुने जाते हैं तो शिक्षा के स्तर को जो है बढ़ाएँगे। तो आपको लगता है कि जो अभी वर्तमान की सरकार है, भाजपा सरकार, उसमें जो है शिक्षा का क्या स्तर है? क्या रोज़गारी बढ़ी है? बेरोज़गार जो है ज़्यादा तादाद में है? क्योंकि अब जब भी कोई पेपर वग़ैरह आता है एग्ज़ाम के लिए, जैसे अभी समीक्षा अधिकारी का आया 11 फरवरी को, विगत 11 फरवरी को, वो लीक आउट हो गया। अब सुनने में आ रहा है जो यूपी पुलिस की जो सिपाही की परीक्षा थी, उसमें भी जो छात्र कह रहे हैं कि पेपर जो है कहीं न कहीं लीक हो गया है। तो ये जो लीक होने की प्रक्रिया है, इससे कितना जो है छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता है? एक शिक्षाविद के तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? हमने ये देखा है कि इस सरकार में पेपर लीक होना एक आम बात है। क्यों लीक हो जाता है या जानबूझकर लीक कराया जाता है? और इससे जो है क्या होता है कि बच्चे आते हैं, परीक्षा देते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। एक तो बेरोज़गार हैं, कोई इनकम का साधन नहीं है, ऊपर से अपना पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन सरकार को ये लगता है नौकरी न देना पड़े, सिर्फ एक दिखावा कर दो कि हाँ हमने तो कंपटीशन कराया, पेपर लीक हो गया और उसको हाई कोर्ट वगैरह से स्टे करवा दिया जाता है। तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, जब से 7-8 साल से जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से जो है यहाँ पर कोई भी नौकरी के अवसर लोगों को नहीं मिले हैं और बेरोज़गारी दर जो है काफ़ी बढ़ गई है। जो कभी 2% हुआ करती थी, आज ये बढ़कर के 22%, 24% हो गई है। अच्छा सर, ये बताइए कि सरकार तो कहती है कि जो है जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार दिया जा रहा है, तकरीबन जो है 4 करोड़ के आस-पास जो है रोज़गार जो है मुहैया कराए गए हैं। उस पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? रोज़गार किसी को मिले ही नहीं है, अगर कहते हैं तो ये एकदम मेरी समझ में नहीं आता कैसे कह रहे हैं रोज़गार दिए। सब तो बेरोज़गार हैं, कोई नौकरी में भर्ती हुई नहीं, कौन से रोज़गार दे दिए हैं? और आप देखें यहीं बगल में जो बिहार राज्य था, वहाँ पर देखिए नौकरियाँ दी गई और एक 2 ही 3 महीने में 10-12 लाख लोगों को नौकरियाँ दी गई। ये सिर्फ़ इस सरकार में हमने यही देखा है कि कोरे वादे किए जाते हैं, काम-वाम नहीं होता है। सर, आप जो है अटल बिहारी वाजपेयी के भी साथ रहे, आपकी नज़दीकियाँ रहीं।
राजनाथ सिंह जो वर्तमान में लखनऊ के सांसद हैं, उनसे भी आपकी जो है नज़दीकियाँ हैं, 3-3 बार आपके कैंपस में भी आ चुके हैं। तो आखिर सर क्या ऐसा आन पड़ा कि आप भाजपा से भी जुड़े रहे, सक्रिय कार्यकर्ता रहे, रैलियों में रहे, तमाम जगहों पे रहे। फिर आपने जो है भाजपा से दरकिनार कर लिया और सपा में आ गए, क्या ऐसी वजह रही? देखिए, मैंने जो भी चुनाव लड़े सारे निर्दल लड़े हैं। जी। किसी भी दल से मैंने चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, एक आध बार भाजपा की रैली जब 2015 में या 17 में जब वो आए थे, जो पहला जो है मतलब सबसे बड़ी रैली, उसमें मैंने भी वो हिस्सा लिया था और उम्मीद की थी। उसके लिए आरएसएस के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप आइए, आप जैसे लोगों को पार्टी की ज़रूरत है। फिर धीरे-धीरे वो वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिला और वो तो हम कोई मतलब जो है एक तरह से बेमन हम थे ही उसमें, तो मैंने कभी उनके उसमें जाने का फिर प्रयास नहीं किया और उनसे मैं हमेशा दूर ही रहा। हाँ, ये बात अलग है कि अटल जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे सांसद थे, हमारे हम लोगों को गर्व है उन पर कि वो हमारे लखनऊ से सांसद होते हुए प्रधानमंत्री बने। तो ये सब चीज़ें रहीं, इसलिए अटल जी से को मैं आज भी अपना आदर्श मानता हूँ और उनके साथ जिनको कोई भी विपक्ष भी उनको बहुत इज़्ज़त देता है। तो वो एक अलग शख्सियत थे, उनका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं। हर दल का व्यक्ति उनकी इज़्ज़त करता था, तो मैं भी उनकी इज़्ज़त करता था और उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से राजनाथ सिंह जी भी यहाँ से सांसद हैं, 2-2 बार हो चुका है, तो वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनसे भी रहा है, बाकी ज़्यादा और मतलब नहीं रहा पार्टी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेने की बात करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने भी दरकिनारा कर दिया, आज जो है त्यागपत्र दे दिया और एमएलसी से भी जो है त्यागपत्र दे दिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जो हैं वो भी नाराज़ हैं कि राज्यसभा में जो है 2 नाम ऐसे हैं जिनको जो है भेज दिया गया, उसमें पीडीए के जो है लोगों को जो है तवज्जो नहीं दी गई। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इन लोगों के जाने से, इन लोगों के बयान से क्या सपा में जो है कुछ असर पड़ेगा सपा को वोट पे? मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके अपने-अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं और रही बात ये कहना कि पीडीए के लोग उसमें नहीं गए हैं, उसमें राज्यसभा में, तो ये देखिए राज्यसभा एक होता है, एक इंटेलेक्चुअल जो क्षेत्र का होता है, इसमें जो है कला के क्षेत्र के, अलग-अलग क्षेत्र के लोग चुन के जाते हैं, तो इस पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि वो पीडीए के नहीं हैं या उसके नहीं। अगर किसी ने कहा है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय एकदम उचित है। उन्होंने जिसको समझा और उसकी प्रतिभा को पहचाना, इसीलिए उनको जो राज्यसभा भेजा है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और बल्कि यही कहूँगा कि उन्होंने जिनको भी भेजा है वो अच्छे लोग हैं। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अभी लखनऊ में भी एंटर करेगा, आज लखनऊ में भी उनका वो है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, वो इंडी गठबंधन कहीं क्या खुश है? क्योंकि राहुल गांधी जब जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो लोगों का ये कहना है कि पहले वो कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए एक यात्रा करें। क्योंकि कोई ना कोई जो है नेता जो है पार्टी से दरकिनार करके जो है छिटक जा रहा है, भाजपा में आ जा रहा है, कहीं चला जा रहा है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाक़ई सक्सेसफुल है या फिर सिर्फ़ जो है यात्रा कर रहे हैं, उस पे कोई जो है रिज़ल्ट्स आउटकम नहीं आ रहा है? देखिए, इस समय आम जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। इसका लाभ मिलेगा तो पूरे विपक्ष को मिलेगा, केवल एक पार्टी को नहीं, क्योंकि और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राज्यों का अपना जो है पावर है, उनके जनाधार है, तो उनको लाभ मिलेगा, साथ में इनको भी मिलेगा थोड़ा बहुत जो होता है और कांग्रेस बिना गठबंधन के कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं है। सर प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ सर बाहुबलियों का जो है क्षेत्र रहा है और अब आप वहाँ से लोकसभा सांसद के तौर पे जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहाँ पर कितना चैलेंज रहेगा आपका? कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? अच्छे व्यवहार से, अच्छे कार्य से जनता का दिल जीता जा सकता है और जनता ही सर्वोपरि है।
जनता ही किसी को बाहुबली बनाती है, जैसा वो होता है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बाहुबली का असर रहेगा वहाँ। और सब लोग, हम तो जनता को अपना सर्वोपरि मानते हैं, और मैं शैक्षिक एजेंडा को मैंने कहा ही है, उस पर भी काम करूँगा और साथ में जो भी विकास के कार्य करूँगा। आप लोग जानते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से राजनीति करता हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के भले के लिए। जब मैं विधान परिषद सदस्य रहा हूँ 2 बार, और दोनों बार मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है, लोगों की सेवा की है, और उसी के दम पे लोग मुझे जानते भी हैं। प्रतापगढ़ भी हमारे जो 7 जनपद की जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें ये भी जनपद था। तो वहाँ पूरा जनपद हमें पहले से ही जानता है, और सब लोग जानते हैं कि ईमानदारी से ये काम करते हैं और जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं। इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई परेशानी होगी, क्योंकि लोग मेरे व्यवहार, मेरे आचरण को जानते हैं। सर, इलेक्शन जब आता है तो एक मुद्दा ये भी रहता है कि विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम से जो है चुनाव कराए जाएं, ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर बैलेट पेपर से क्या है? अब समझ में नहीं आता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि बैलेट पेपर भी से भी गड़बड़ किया जा सकता है, ईवीएम मशीन में भी किया जा सकता है। तो ये तो सरकार की उस पे निष्ठा पे है कि कितनी ईमानदारी से वो काम करती है। अगर ठीक से चुनाव कराएंगे, चुनाव आयोग सही से संज्ञान लेकर के सारी जो भी परेशानियां हैं जनता की, या जो भी वोट नहीं जहाँ पड़ने देते हैं, उन सबका अगर संज्ञान लेकर के काम करेंगे और मशीनें सही होंगी, तो चुनाव तो फेयर होना चाहिए। मैं बता तो रहा हूँ, मैं 3 बार 2 बार मैं लड़ा, 2 बार मेरी पत्नी लड़ी, मैं दोनों बार निर्दल लड़े, तो फेयर चुनाव हुए, जीते। लेकिन अंतिम चुनाव लास्ट में जो हुआ, उसमें जो है हम हर राउंड में आगे थे, लेकिन यही जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं हथकंडे अपना करके। तो वो आप ये मानते हैं कि जैसे अब 2002 में जब आप निर्दलीय थे, चुनाव आपने जीता, फिर 2008 में आप इलेक्शन फिर कंडक्ट जब हुआ तो उसमें निर्दलीय जीते, तो उस समय का दौर और जो अब जो है ये दौर, जब एक चुनाव और हुआ, आपकी वाइफ लड़ी, मिसेस कांति सिंह जी, तो वहां से आप कितना फर्क देखते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ी की जाती है, या कुछ प्रशासन अमला जो है इसको पूरा इलेक्शन को खराब कर देता है? हाँ, अब हमने तो यही देखा है कि वर्तमान सरकार साम दाम दंड भेद से कैसे भी चुनाव जीतना है, तो इसके लिए ये लोग अपने हथकंडे अपनाते हैं। बाकी पहले जो है पहला चुनाव जब हम जीते थे 2002 में, तब कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, कोई गड़बड़ी नहीं की गई। 2008 में जीते तब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और 2014 में मेरी जगह पे जब कांति सिंह लड़ी हैं, सारे निर्दल ही लड़े, तब भी जो है अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई और हम चुनाव जीते। इस बार हम 2020 में चुनाव जीतने की पूरी उसमें थे, और सब लोग जानते थे, और 6 राउंड तक हम आगे रहे। बाद में धीरे काउंटिंग कैसे जो है, हमारे 12,000 वोट खराब निकले, उसमें सारे हमारे ही थे। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से चुनाव जीता गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा सीट है, तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी को क्या स्कोर देंगे कि 80 लोकसभा जो सीट है, 80 में से कितनी जो है समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी? कुछ आइडिया? बड़ी संख्या में इस बार सीटें समाजवादी पार्टी की निकलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर चल रही है। इस समय बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बहुत ही ऊंचाइयों पर है, मतलब जनता पर परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और किसान अलग से परेशान है। किसान को आप देख ही रहे हो, जानवर फसल चर जाते हैं, कहने को तो बहुत वादे करते हैं, जगह जगह जो है वो बनाए गए हैं आश्रय गृह, लेकिन फिर भी इतने छुट्टा जानवर घूमते हैं कि किसानों ने फसल बोना ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से हर व्यक्ति तो परेशान है, नौकरियां हैं नहीं, और जिनके पास नौकरियां थी वो भी बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से देखें तो हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए जो है इस सरकार के खिलाफ जनादेश जाएगा। मंदिर एक
वो इन लोगों ने वो लिया है उसका सहारा, लेकिन जनता समझती है मंदिर से पेट नहीं भरेगा। और भगवान राम एक आस्था की बात है और सबकी पहले से ही आस्था है, हम लोग भी रोज उनकी पूजा करते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के कहने पे नहीं। हम लोग पूजा करते हैं, अपने दिल से करते हैं, मन से करते हैं, और हर समाज का हर व्यक्ति करता है। लेकिन कोई पार्टी जो है धर्म को एजेंडा बना ले, ये गलत है। आप तो ये राजनीतिक बात कर लिए, थोड़ी व्यक्तिगत बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि आप शिक्षा विद थे, फिर समाज सेवक थे, फिर राजनीति की तरफ आप कैसे रुख हो गए? ये सही है, मैंने विद्यालय स्थापित किए, हजारों लोगों को रोजगार दिया है, कई हजार लोगों को, और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से पढ़े हुए छात्र निकल करके अच्छे-अच्छे पदों पर देश और दुनिया में पहुँचे हैं। तो ये सब काम तो मैं आज भी कर रहा हूँ और ये करता रहूँगा, आजीवन करता रहूँगा। इसके अलावा ये हुआ कि मुझे लोगों ने सलाह दी कि आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, जिससे जैसा भी उन लोग जो लोगों ने मुझसे कहा कि आप जैसे लोगों की पॉलिटिक्स में भी ज़रूरत है, राजनीति में भी ज़रूरत है। तो लोगों के कहने पर मैंने इस ओर भी रुख किया और अखिलेश यादव जी ने मुझे बहुत आदर के साथ कहा कि आप जो है हमारे दल से सांसद का चुनाव लड़िए, वो भी प्रतापगढ़ से, और आपका ये क्षेत्र रहा है जहाँ से आप विधान परिषद सदस्य रहे हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो क्षेत्र का भला होगा। सब लोग जानते हैं कि आप बहुत ही ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और जनता का भला होता है उसमें, और जनता को अच्छा मतलब सब कुछ मिलता है, विकास का भी लाभ मिलता है। और आप राजनीति सिर्फ सेवा के लिए करते हैं, ये मेरा वास्तव में मेरा दिल ही यही रहता है कि मैं कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है तो सेवा करे, सेवा के लिए, न कि मेवा के लिए। राजनीति आजकल जो है जितने भी आप देख रहे होंगे, खरीद फरोख्त, यहाँ बन गए, वहाँ हो गए, वो सरकार गिरा दी, ये सब सिर्फ आप समझ सकते हैं कि वही एजेंडा क्या होता है कि किसी तरह से जेबें भरे। तो मैं ईमानदारी से काम करना जानता हूँ और इसी को देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें टिकट दिया है और कहा कि आप लड़िए, आप जैसे लोगों से समाज का भला होगा। सर आप जो है आप थोड़ा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सर फैमिली में कौन कौन है? आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और फिर आप लखनऊ कैसे आ गए? बोलता आप सुनते में आता है कि आप हरदोई के रहने वाले हैं। जी। तो आप लखनऊ कैसे आए? फिर लखनऊ में क्या संघर्ष रहा आपका? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। हरदोई जनपद का सदरपुर गांव है, तो वहां पर हुई और हाई स्कूल तक मैं वहीं रहा। उसके बाद मेरे पिता और पिताजी ने यही कहा कि बेटा, पिताजी क्या करते थे? किसान थे। वो तो सिग्नेचर भी नहीं कर पाते थे, कहते बेटा पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। तो मैं है अभी? नहीं, अब वो अब नहीं है। तो उन्हीं के उन्होंने अपने सपने मुझ में देखे और कहा खूब मेहनत करो, पढ़ो। तो मैं लखनऊ आया, पढ़ाई की, बीएससी मतलब जो इंटर यहीं से किया, क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर जो है बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर टीचर्स ट्रेनिंग की। उसके बाद जो है ये हुआ कि कई जगह हमें जॉब के ऑफर थे, तो मैंने जॉब न करके मैंने सोचा कि जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनूं, तो जिससे कुछ समाज का भला कर सकूं। तो वही सोच करके मैंने किराए के भवन में एक स्टार्ट किया विद्यालय। फिर उसको जो है अगले साल जो है हमने एक छोटा सा मकान वहीं पास ही में खरीद लिया, उसमें शिफ्ट कर दिया स्कूल। फिर धीरे 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 खूब मेहनत की गई, जो टीचर्स थे उनको सबको अपने साथ जोड़ा, मोटिवेट किया और सब लोगों ने मेहनत की। आज लखनऊ पब्लिक स्कूल एक नेशनल ब्रांड बन चुका है। तो ये मेरी यही एक उपलब्धि है कि मैंने जो सोचा कि समाज के लिए अच्छा करूँगा, अच्छे बच्चे दूंगा, अच्छी जनरेशन बना करके देश का भला करेंगे, तो उसमें मैं सफल हुआ। और हर साल, अब इस समय देखा जाए, सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कितने पीसीएस, कई सौ, मतलब जो हर साल जो जुडिशियरी में हर जगह, इवन नासा इसमें इसरो में भी हमारे बच्चे वैज्ञानिक हैं, कई बच्चे हैं। तो इस तरह से देखा जाए हर क्षेत्र में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं,
तो ये मैंने जो है एक मुकाम हासिल किया शिक्षा को एक माध्यम बना करके, और मैंने लिखा भी था। जब शुरुआत में मैंने कहा कुछ एक ऐसा कोटेशन टाइप का लिखा जाए जिसको मैं अपने जीवन का आधार बनाऊं, तो मैंने ये लिखा था, वी आर कमिटेड टू रिमूव इग्नोरेंस थ्रू द वेपन ऑफ एजुकेशन व्हिच मेक्स अ मैन कैपेबल टू चूज द राइट पाथ। तो बच्चों को, और एक दूसरा मैंने संस्कृत की सूक्ति है कि ज्ञानात् लभते सर्वम, ये मैंने उसका बच्चों को बताया और अपने लोगों में भी रखा ये सब, कि ज्ञान से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञानी बनो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया। जी, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो ये थे शिवपाल सिंह पटेल, जिन्हें एसपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर शिक्षाविद हैं, समाज सेवक हैं और अब प्रतापगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जो है, जो रोजगार को लेके वायदे की थी, वो कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी है। जनता त्राही-त्राही कर रही है। जो छात्र हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ईवीएम से जो इलेक्शन होते हैं, जो पहले इलेक्शन होते थे, अब की अपेक्षा जो है इलेक्शन कहीं न कहीं फेयर नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार जो है, भाजपा सरकार साम-दाम दंड भेद से किसी भी प्रकार जो है चुनाव जीतना चाहती है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।